हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम रघुवंशी और वेलकम बैक टू विक्रांता लर्निंग हिस्ट्री। चलिए आज हम अब शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की। कल तक हमने देखा था कि इतिहास को किन चरणों में बांटा गया है। आज हम भारतीय इतिहास से प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक बिंदु में देखें तो सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास और फिर आता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में जानना की कोशिश करें तो प्राचीन इतिहासों को हमारे पुरातत्वविदों इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल वर्ष पहले प्रागैतिहासिक काल से चालू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो प्रागैतिहासिक काल वह समययुग है जहां मानव को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, जहां उसके बारे में कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। फिर हम उसके बारे में जानते कैसे हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो औजार मिले हैं, जो उपकरण मिले हैं, उनके आधार पर इतिहासकारों ने इस काल के बारे में जो वर्णन लिखा है उसी से हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक आता है। फिर आता है मध्यपाषाण काल, जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक आता है। और फिर आता है नवपाषाण काल, जो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 3200 या 2700 ईसा पूर्व तक आता है। यहाँ 3200 2700 ईसा पूर्व में डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि नव पुरापाषाण की जो बस्तियां थी उन्हीं को माना जाता कि वो विकसित होकर सिंधु सभ्यता का विकास करती हैं। तो जहां से सिंधु सभ्यता का संपूर्ण विकास माना जाता है वहां पर नव पुरापाषाण काल का अंत माना जाता है, जो हम जब सिंधु सभ्यता आएगी तब उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का लेखन किस प्रकार हुआ और इसे कैसे लिखा गया जब इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, उसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन काल में मानव ने कुछ अवशेष और कुछ चिन्ह छोड़े। तो पुरातत्वविदों, भूगर्भ वैज्ञानिकों, विद्वानों, इतिहासकारों ने इन चिन्हों के माध्यम से उन्हें उस समय के जीवन को समझने का प्रयास किया और इतिहास का लेखन किया। उसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में देखते हैं। हालांकि प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। केवल औजारों के हजारों नहीं, औजारों, गलत टाइप है वो, औजारों, केवल औजारों के अंतर पर पुरापाषाण काल को ही तीन भागों में बांट दिया गया है। इसमें क्या सामाजिक जीवन में कोई भिन्नता नहीं पाई गई है, पर यहाँ के हथियारों में कुछ भिन्नता पाई गई है। जिन हथियारों का उपयोग मानव उस समय शिकार वगैरह में करता था, खुदाई के लिए, शिकार के लिए जिन हथियारों का उपयोग करता था उन हथियारों में कुछ भिन्नता पाई गई है। शुरुआत में देखें तो पूर्व पुरापाषाण काल, तो पूर्व पुरापाषाण काल ना उसमें हमें मिलते हैं हस्तकुंठार, खंदक, बिदारनी। सिंपल में हस्तकुंठार को हथौड़ा टाइप का है ये। हालांकि उसमें जो हथौड़े में लकड़ी का हिस्सा था वो नहीं था, फिर हथौड़े टाइप का था। खंडक, बिदारनी, ये कुछ उपकरण हैं जो उस समय उपयोग में आई गई थी। ये मैंने चित्र में भी कुछ दर्शाने की कोशिश की है कि कुछ ऐसा टाइप का था। तो हस्तकुंठार, ये है बिदारनी और इनमें से कुछ खंडक हैं। ये उपकरण हैं जो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल में देखते हैं तो ये कुछ उपकरण मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर ऊपर की साइड देखेंगे, इधर ये हिस्सा, ये मध्य पुरापाषाण काल वाले उपकरण हैं। फलक उपकरण है, एक ब्लेड की टाइप के फलक पतले करना चालू हो गया था। और आगे देखें नव पुरापाषाण काल में, तो नव पुरापाषाण काल में उपकरण नुकीले हो गए थे। ये नव पुरापाषाण कालीन उपकरण है। आगे भी मैंने दिखाने की कोशिश की है नव पुरापाषाण कालीन उपकरणों को। ये देखिए, ये नव पुरापाषाण कालीन उपकरण है, ये नव पुरापाषाण कालीन उपकरण है। इन्हें तक्षणी, खुरचनी इन्हीं में से कहा जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से जो चालू होगा मैटर
वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ से आपका इतिहास का वो हिस्सा चालू होगा जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में भी यहाँ का वेटेज ज़्यादा रहता है। यहाँ से चालू करेंगे, जो आगे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, ये आगे जहाँ भी पढ़ेंगे यहीं से चालू होगा। यहाँ तक का इतिहास था वो केवल कॉन्सेप्चुअल था, वो आपको केवल समझना था, उसमें कुछ रटने वाला नहीं है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या है। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में खोज करना प्रारंभ की गई थी। उसके पश्चात देखें तो 1863 में हुआ। उसके पश्चात 1868 में जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस स्पूट, एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें दिया गया था कि रॉबर्ट ब्रूस स्पूट कौन थे। चार ऑप्शन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा पुरातत्व, वनस्पतिक, इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? अगर आप केवल भूगर्भ वैज्ञानिक लगाते हैं तो वो सही उत्तर नहीं है। वो भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने एक पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट बूट स्पूट थे, वो भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातत्वविद भी थे। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाषाण कालीन बस्तियों का अन्वेषण किया था। रॉबर्ट स्पूट ने क्या किया, चेन्नई के निकट मद्रास है, चेन्नई में ही के पास ही है मद्रास, पल्लवनम नामक स्थान पर उन्होंने पुरापाषाण कालीन औजार खोजे थे। तत्पश्चात उन्हीं के मित्र कौन थे? किंग ने अतिरपक्कम पर पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजा। उसके बाद बहुत से हुए। 1935 में टेरा ने, आगे पढ़ेंगे अपन, फिर बेलन, ये बहुत जगह पर हुआ है। आगे देखते हैं। तत्पश्चात उनके अतिरपक्कम ये हो चुका। उसके बाद मुंबई, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आपने देखा है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर, हैदराबाद आदि क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक केंद्र खोजे गए। फिर सन 1930 या 1935, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, पर जहाँ तक मेरे हिसाब से 1935 सही है, क्योंकि 1935 अधिकतर बुकों में दिया गया है। और हालांकि यूपीएससी भी इसी के लिए मानता है। 1935 में डॉक्टर टेरा के नेतृत्व में यर कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। इन्होंने सोहन घाटी क्षेत्र में कुछ अनुसंधान किए और कुछ उपकरण खोज निकाले। उसी के पास फिर 1935 में कश्मीर के में भी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट रिंद, ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश का रिंद क्षेत्र किस काल से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि जो रिंद क्षेत्र है वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। उसी के बाद 1957-58 में नर्मदा घाटी क्षेत्र, माहेश्वर आदि में पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण पुरास्थल खोले गए। आपको याद रखना है। बेलन घाटी क्षेत्र, ये एक बार आ भी चुका है, क्वेश्चन आया था कि बेलन घाटी क्षेत्र किस काल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है बेलन घाटी क्षेत्र में जो अन्वेषण हुआ है वो पुरापाषाण काल की एक खोज है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्षेत्र में महेश्वर स्थान पर पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। बेलन घाटी जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप ये नाम याद रखो, कभी नहीं पूछा गया है, पर ये एक बार शायद आया है किसी एग्जाम में। 44 स्थल खोजे गए थे बेलन घाटी क्षेत्र में, और इसी के बेलन घाटी क्षेत्र के लोहंदा नामक स्थान पर एक मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी है, पर ऐसा अभी तक एग्जाम में नहीं हो सकता है आ गया जाए एग्जाम में, पर अभी तक नहीं आया है। आगे देखते हैं। इसी के बाद कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। पुरापाषाण काल के सामाजिक जीवन के बारे में, हथियार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे हस्त, कुंटार, खंदक, बिदारणी, ये है पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल देखें, फलक है, दक्षिणी, खुरचनी, उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन है। हथियार के बारे में बच्चा। उसके बाद आता है निवास स्थल। इस समय क्या था, जो मानव था वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था,
उसके पास घर नहीं था तो वो घूमता फिरता रहता था। प्रारंभ था तो वो पेड़ों पे रहना सीखा था उसने। क्या मानव का विकास मैमल से हुआ है? ये भाग आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। मानव का विकास हुआ है मैमल से। अगर मुझे मिला तो मैं आपको डाल दूंगा। मैमल से मानव का विकास होता है और मानव धीरे धीरे इस जिस स्थिति में आता है उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। तो मानव ने पहले वृक्षों पर रहना प्रारंभ किया था। वृक्षों के बाद मानव धीरे धीरे मैदान में आया। मैदान में आके उसने अपना विकास किया। उसने 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलना चालू किया। परंतु मेहनत मानव जो था, मैमल्स जो थे, वो गर्मी, बाढ़, तूफान आदि से डरते थे। एक क्वेश्चन और है, हालांकि साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आता है। ये वीडियो मैं आपको पीछे डालूंगा। आज हिस्ट्री में आता है कि पहला मानव कौन था, तो आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा। पहला मानव था रामापिथिकस। रामापिथिकस को प्रथम मानव के रूप में जाना जाता है। मानव की प्रथम जो मैमल से मानव की ओर विकास हुआ उसमें प्रथम जो मानव था उसे रामापिथिकस के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में वृक्षों की शाखा पर रहता था। तत्पश्चात उसने वो जमीन पर आना शुरू किया और फिर गुफाओं में रहने लगा। गुफाओं, ज्यादातर जो गुफाएं उसने बनाई वो थी तालाबों, झीलों, नदियों के किनारे थी, क्योंकि पानी की उसे बहुत जरूरत होती थी। आगे देखते हैं उसका खान पान क्या था। प्रारंभ था तो वो कच्चा मांस ही खाता था, पर पुरापाषाण काल के अंतिम युग में आग की खोज होती है। उसके बाद वो मांस को पकाकर भी खाने लगता है। आगे देखते हैं अभी। हालांकि मैंने पॉइंट बनाया है, महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। कंदमूल फलों आदि को खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस समय कृषि का से वह अनभिज्ञ था। कृषि का विकास इस काल में नहीं होता है। पुरापाषाण काल में कृषि का विकास नहीं होता है। आगे देखते हैं वेशभूषा। पुरातत्वविदों के अनुसार इस काल में मानव ठंड से बचने के लिए पेड़ पत्तों की छालों और पशुओं की जो खालें थीं उनका उपयोग करता था। पशुओं की खालों को वो जोड़ने के लिए वो क्या करता था, हड्डी की सुई बनाता था और पेड़ों की छालों से धागे बनाकर उन्हें सिल लिया करता था। उन्हीं को वो वस्त्र के रूप में पहनता था। ये है महत्वपूर्ण टॉपिक आज का। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ये पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ है। इस काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया तथा समतल पत्थर से रगड़ने, ये डिस्प्यूटेड है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि अग्नि का आविष्कार किस प्रकार हुआ, पर संभवतः यह माना जाता है कि अग्नि का आविष्कार पत्थर को पत्थर से रगड़ने से हुआ है। इस अग्नि के आविष्कार ने कुछ परिवर्तन लाए। जो मानव कच्चा मांस खाता था अब उसे पकाकर खाता था। उसे जो जंगली पशुओं से डर था अब उन्हें डराकर भगाने लगा था। वो उसके पास सर्दी का एक एक इलाज के रूप में उसके पास एक औषधि के रूप में आग उपलब्ध थी, वो उससे गर्मी ले सकता था। इसके बाद आता है, अब मानव पैदा हुआ तो मरेगा भी। मरेगा तो उसने खुदाई से प्राप्त उपदेशों के अनुसार इस काल के जो मानव था सबको दफना दिया जाता था। खुदाई के समय इसमें कुछ सामग्री भी रख दी जाती थी, पहले शायद वो उसके लिए भोजन वगैरह उसकी कब्र में रख देते थे। आगे आगे देखते हैं तो उसके कुछ सांस्कृतिक जीवन भी था कि इस काल में अंतिम चरणों में मानव क्या करता था, जंगली पशुओं के चित्र बनाना सीख गया था। ये तीनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है अल्तमीर जो स्पेन में है। यहाँ पे आपको गेंडा गेंडा के चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास जो फ्रांस में है और भारत में भीमबेटका, भारत इन मध्य प्रदेश में ही है। भारत में भीमबेटका रायसेन जिले में। इन तीनों स्थान से आपको पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त चित्र प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं पे चित्र आज भी हैं और आज भी मौजूद हैं। प्रारंभ में मानव के इस काल को अकेला घूमता था। ये उसका सामाजिक जीवन में देखा जाए तो प्रारंभ में जो मानव था वो अकेला भ्रमण करता था, लेकिन अंतिम चरणों में मानव ने समुदाय बनाकर रहना प्रारंभ किया, जिससे वह जंगली पशुओं से स्वयं को बचाया करता था और झुंड बनाकर शिकार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से मानव सांस्कृतिक जीवन की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। वह वस्त्र बनाना प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, जहाँ पर
मानव कृषि का नवपाषाण काल में कृषि का पूर्णतः विकास करेगा, मध्य पाषाण के अंतिम चरणों में कृषि का विकास करेगा और घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर एक स्थान पर रहना प्रारंभ करेगा। अगली वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण कार्य करेंगे और फिर सिंधु सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।